जी अस्सलाम वालेकुम। मैं और रऊफ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज जो आपके साथ खबर शेयर करनी है वो बड़े अरसे से उसका इंतज़ार किया जा रहा था, बल्कि समझा गया था शायद वो इशू जो है वो डंप होकर रह गया और अब कोई मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियंस के नहीं होंगे। बड़ी एक लंबी एक पहले उसकी आपने देखी हो लीगल बैटल उसकी चली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मामला गया, वहाँ पर ये पटिशन जो थी ये वहाँ पे डेफर रही है, डंप रही है, लेकिन यहाँ पर नया ये जो आईनी बेंच आया उसके बनते ही उसको क्लियर कर दिया गया और ये फौज इस्टेब्लिशमेंट को राइट दिया गया विद सर्टेन कंडीशनैलिटीज़ कि आप उनको सज़ाएँ सुनाना चाहते हैं मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए तो आप उनको सुना लें। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि विद इन 1 और 2 वीक्स जो है वो सज़ाएँ जो है सुनाना शुरू कर दी गई। अब उससे ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या पहले से ट्रायल मुकम्मल थे, हो चुके थे, महज उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टॉपेज था वो लगा हुआ था, उसको उन्होंने हटवाना था और हटवाने के फ़ौरन बाद उनकी सज़ाएँ जो है अनाउंस की गई हैं। तो लगता ये है कि ट्रायल जो है पहले से ये मुकम्मल हो चुके थे, बस इंतज़ार था, क्योंकि अदरवाइज़ 1-2 हफ्ते में तो इतनी बड़ा जल्दी जो है ट्रायल मुकम्मल भी नहीं हो सकता और सज़ाएँ भी नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन जो आज जो आई है उसमें 60 के करीब बताया जा रहा है जो लोग हैं और बड़े इंपॉर्टेंट कुछ उसमें कोई लोग भी हैं, फिगर्स भी हैं, उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। सो तकरीबन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है, इतने बताया जा रहा था मेरा ख्याल 85 समथिंग के करीब। कुछ लोग जो थे उनको 1-1 साल की पहले से सज़ाएँ हुई थी, उनको वो रिहा कर दिया गया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बचने वाले जो बताया गया था वो 85 के करीब थे। अगर वो नंबर था तो वो तो नंबर पूरा हो गया। सो मिलिट्री ट्रायल अपने हाथ तक वो मुकम्मल हो गए हैं और अब इसके बाद एक अपील का प्रोसेस शुरू होगा, फिर वो उसमें हाई कोर्ट में जाएंगे मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, सज़ाओं में रिडक्शन होती है, बरी होते हैं, आर्मी चीफ के पास जाएगी, क्या वो उनको माफ़ी दे देंगे जनाब कि हमारा मकसद जो है कोई इनको वो नहीं करना था, नौजवान लोग थे, बच्चे थे, गलतियाँ हुई, बट अगर जो भी हुआ इसी कौम के लोग हैं, सो वी वांट रिकन्सिलिएशन, तो इनके लिए पार्डन किया जाता है। आर्मी चीफ के पास बताया जाता है ये पावर जो हैं। और इससे पहले भी अभी हमने देखा है कि जनरल बाजवा साहब ने भी पार्डन किए थे और जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी आते हुए पार्डन किया है एक। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्या इन केसेस में, और उनके अपने फौजी जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे साबिक, जिनको पार्डन किया गया, तो उस केस की भी थोड़ी सी डिटेल जो थी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस, बड़ा इंतहाई हसास केस था। तो क्या अब इस मामले में सिविलियन के साथ भी रियायत की जाएगी किसी स्टेज पर? अगरचे वो जो लेफ्टिनेंट जनरल थे कुछ साल जेल में गुजार चुके थे, तो इनको भी किसी स्टेज पर पार्डन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ये बड़ा एक अहम सवाल है, ये बात करेंगे। साथ में ये करेंगे जनाब के एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो ट्रायल थे, इन पे जो रिएक्शन आया अमेरिकन की तरफ से आया, यूरोपियन की तरफ से आया, यूके की तरफ से आया, वो शायद अनएक्सपेक्टेड था मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के लिए या हुकूमत के लिए। और ये समझा जा रहा था कि शायद इस रिएक्शन के बाद कि पाकिस्तान जो है इतने 3 मुल्कों के दबाव को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वक्ती तौर पर इस प्रोसेस से बचने के लिए इस पूरा जो रिएक्शन है इसको बचने के लिए इसमें शायद कोई तखीर की जाएगी और फौरी तौर पर दीगर सज़ाएँ जो हैं ना वो नहीं सुनाई जाएंगी। लेकिन इस पूरे दबाव को एक साइड पर रख के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने सज़ाएँ सुनाई हैं। क्या वजह है कि अमेरिकन दबाव, यूरोपियन यूनियन का और यूके के दबाव को हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने एंटरटेन नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके बावजूद उन्होंने एक लाउड एंड एक क्लियर मैसेज भेजा है उन तमाम ममालिक जो पाकिस्तान जिन पर बड़ा डिपेंड करते हैं और हमारे बहुत सारे मैसिव इंटरेस्ट हैं और वो मुल्क चाहें तो पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग हमारी कर सकते हैं। सो क्या ये फैसला जो है प्रैग्मेटिक है, ठीक फैसला है, या इसके कोई कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं? ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, इस पर ज़रा ये थोड़ी सी बात करते हैं कि वो देखा ये क्या है कि इसमें जो लोग हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो मतलब नाम उसमें आ रहा है हसन नियाजी साहब का आ रहा है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बेटे हैं और वो इमरान खान साहब के सगे भांजे हैं। सो उनका भी एक बड़े अरसे से हम सुन रहे थे, उनके वालिद साहब ने बड़ी एफर्ट्स की, उन्होंने कोशिशें की, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहे, मुलाकातें करते रहे और वो टीवी पे भी बैठ के उन्होंने बातें की अपने बेटे और अपने हवाले से जो पॉलिटिकली तौर पर वो डिफ़र करते थे उस पर उन्होंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बेटे के उनको राइट ऑफ ये पॉलिटिकल व्यूज़ पे तो वो हमेशा रिस्पेक्ट दी है, लेकिन वो कभी उनके साथ इत्तेफाक नहीं कर सके। और इमरान खान साहब के बड़े बिटर क्रिटिक रहे हैं कि जनाब खान साहब जो है उन्होंने खुदगर्जी की हद तक अपने वो जो भांजे थे या अपने बाकी जितने पार्टी वर्कर थे, जितने नौजवान थे, यूथ थे, उनका कहना है, हफीज़ नियाज़ साहब का आप भी सुनते रहते होंगे, तो उनको उन्होंने वर्गलाया और उन्होंने इस तरफ लेकर गए कि जिससे उनके कैरियर तबाह हुए, जवानियाँ जो हैं वो जेलों में गुजरेंगी और बड़ी उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिलीज़ जो है ना उन्होंने एक बहुत बड़ा सफ़र किया और मज़ीद अपनी सफ़रिंग का एक नया रास्ता जो है ना खुला है। कभी जैसे अपील जाएंगी, फिर वकील करो, पैसे लगाओ, वेट करो, एक मसूली पे जान टंगी रहेगी, माँ बाप की, बहन भाइयों की, पता नहीं क्या होता है, सज़ा कम होती है, नहीं होती, बहुत सारे जैसे मैंने कहा यंग लोग भी हैं। सो वो एक बड़ा एक लेवल पे
یہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر کچھ فوجی خاندان ہیں, کچھ آرمی آفیسرز ہیں, کچھ دماد بتایا جا رہے ہیں آرمی جنرلز کے چیزوں کو فوج نے, اس پر بھی ان کو بھی سزائیں دی گئی, سخت سزائیں سنائی گئی ہیں. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اگلا سٹیپ ہے جس کے بعد بہت ساری بات اس میں کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب ہیں وہ ملٹری ٹرائل اب ان کا ہوگا, اور پھر جنرل ان کا فیض کا اگلا جو میرا خیال نیکسٹ بم شیل ہے جس کا ویٹ اب کیا جائے گا وہ ہے جنرل فیض کا. اور جس یہ تیزی سے پروسیس سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان کا سویلینز کا 85 کا, تو کیا اسی تیزی سے جنرل فیض کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے؟ کیا ابھی مطلب ہے کیا ہم کو نئے سال میں جنوری میں جنرل فیض کی پنشمنٹ بھی سامنے آ جائے گی؟ پھر فیصلہ کرنا ہوگا اپنے عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے. جتنی ان کو سپورٹ مل رہی ہے, جتنی لارجر دین لائف وہ فگر بن چکے ہیں, تو کیا ملٹری کورٹس یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بوجھ خان صاحب کی وہ سزا کا اٹھا سکے گی؟ سو دیر آر مینی ifs اینڈ بٹس. اور ایک بڑا بیٹل آف نروز بھی ہمیں اس میں لگ رہی ہے کہ دونوں سائڈ سے آرمی اور یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور خان صاحب کے حامی کو زیادہ سپورٹ ملی ہے. اب جو لابنگ تھی, جو مسلسل وہ کوششیں کر رہے تھے امریکہ میں, یورپ میں یا یوکے میں, اس کے ریزلٹس ان کو مل رہے ہیں. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کو انٹرٹین نہیں کر پا رہی فار وٹ ایور ریزنس. دیٹس اندر تھنگ جو میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل کی بجائے ایک ایڈمنسٹریٹو یا ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے. اس میں ڈیفینیٹلی طور پر حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب یا ان کی کیبنٹ اس میں ملوث نہیں ہے, کیونکہ آرمی نے اس معاملے کو خود دیکھا ہے. جن کے بارے میں ان کا سمجھنا تھا کہ ان لوگوں نے اٹیک کیے ہیں, اس پہ GHQ پہ اٹیک کیے ہیں یا فوج پہ کیے ہیں یا ان کے انسٹالیشنز پہ کیے ہیں, سو آرمی نے پولیٹیشنز کو, پولیٹیکل فورسز کو دور رکھا ہے. لہٰذا اونرشپ جو ہے اس فیصلے کا اناؤنسمنٹ جو ہے وزارت دفاع نے نہیں کیا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وزارت دفاع اناؤنسمنٹ اس کو کرنا چاہیے تھا, پریس ریلیز ان کی طرف سے آنا چاہیے, لیکن GHQ کی پاکستان آرمی کے ترجمان ISPR جو وہاں سے دونوں دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا. سو آرمی اس پورے پروسیس کو خود دیکھ رہی ہے, اور وہ میرا نہیں خیال کہ ان ایشوز کو کنسیڈریشن ہے ان کے ذہن میں. جو امریکنز, یورپینز یا UK کے پارلیمنٹ ہیں یا حکومتیں ہیں یا ان کے گروپس ہیں ہیومن رائٹس کے ہوں یا ادروائز ہوں, وہ جو اپنی کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں, سو اس کو انہوں نے کہا جناب یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, آپ جانیں, امریکن جانیں اور حکومت پاکستان جانیں, ہم تو ایز اے ملٹری کے طور پر ہم تو وہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے ادارے کے لیے, اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے, اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں. سو یہ چیزیں اب جو مینیج کرنا ہے ان تینوں ملکوں کو یا باقی کچھ ملکوں کے کنسیکوینسز یا آفٹر ایفیکٹس جو ہے نا وہ کیا ہوں گے, وہ انہوں نے کہا جی پولیٹیشین جو ہے نا وہ ان کو ہینڈل کر کے دیکھیں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اب کیا وجہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے امریکنز کی اور یورپین یونین کی پریشر دباؤ میں آنے سے انکار کر دے. شریف فیملی کی حکومت ہے, نواز شریف صاحب کی فیملی حکومت کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ لندن میں یہ رہتے ہیں, UK میں ہمیشہ بیسڈ رہے ہیں, ان کے بچوں کے وہاں بزنسز ہیں. UK پہلے بھی ان ایشوز پہ بات چیت کر رہے ہیں. UK کے ایمبیسڈر یا ان کا ڈپلومیٹک سٹاف جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ملا ہے, وہ مریم نواز سے ملا ہے, وہ باقی وہ لیڈروں سے ملتا ہے, وہ جرنلسٹوں سے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور پولیٹیشین سے ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ برٹن کا ہائی کمیشن جو ہے نا وہ پاکستان میں زیادہ انوالو ہے, زیادہ ایکٹیو, وہ برین سٹارمنگ کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں حکومت سے, فوجیوں سے, جرنلسٹوں سے, پولیٹیشین سے, تو ان کی میٹنگز رہتی ہیں تاکہ ان کو انگیج کیا جائے. سو ان کو ابھی تک عمران خان صاحب کے حوالے سے کنسرن تھی کیا ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری ٹرائل ہوگا, جو بعد میں آپ نے ان کے فارن سیکرٹری سے سنا تھا برٹن کے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ایسی کوئی انفارمیشن پاکستانی حکومت کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ کہ یہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ان کا کرنا چاہتے ہیں. باقی انہوں نے کہا جو انہوں نے پاکستان کو فیس سیونگ دی تھی کہ باقی 26ویں ترمیم ہے یا باقی آپ کے یہ سزائیں وغیرہ جو ہیں یہ ساری آپ کے لوکل ایشو ہیں, آپ کی حکومت, آپ کا قانون, آپ کا آئین جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. سو یہ برٹن اس حد تک پاکستان کی ساورنٹی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا یا تسلیم کیا. لیکن امریکنز کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ویو ہے. امریکنز نے اس معاملے میں ابھی جو نئی ان کی اسپیشل ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے وہ تو سیدھا ان تمام کیسز کو پولیٹیکل موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور عمران خان صاحب اور ان کا حامیوں کو ان وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور اس کا وہ موازنہ ٹرمپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ٹرمپ پہ بھی یہ کیسز بنے, ان پہ فیلنی کے کیسز ہیں, ان پہ فراڈ کے دیگر چیزوں کے انویسٹیگیشنز اور وہ کچھ ہو رہا تھا. ان کو بھی اسی طرح وہ ڈیپ اسٹیٹس ہے یا سیکرٹ ایجنسیز کا اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اب ان کو بھی وہاں تکلیف تھی, ان کو بھی FBI اور دیگر اداروں سے اچھی خاصی ان کا وار آف وارز ہے ٹرمپ صاحب کی چلتی رہی ہے, عمران خان صاحب کی یہاں پہ اس میں ISI کی اور دیگر اداروں میں ہم نے دیکھا یہاں پہ چلتی رہی. سو بہت ساری چیزیں ٹرمپ کے حامی جو ہیں یا ان کی کیبنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں, جس کا فائدہ جو ہے وہ خان صاحب کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کھلے اوپنلی جو رچرڈ صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, TV انٹرویوز میں آ گئے ہیں. اب یہاں پہ ایک ایج آیا ہے ان کو برابر. لیکن دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھوڑی سی اس نے
अगेन उसमें कंसिड्रेशन होंगी, वो बैठे होंगे, सोचा समझा गया होगा कि जनाब कि हम इन 3 मुल्कों को ऑफेंड कर सकते हैं, अगर करते हैं तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होंगे। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल का जैसे मैंने कहा वो वहाँ से इशू आ रहा है, पहले कभी हमने नहीं सुना था कि उनको पाकिस्तान के किसी प्रोग्राम पे या पाकिस्तान के इस तरह के मिसाइल प्रोग्राम पे दीगर, वो कभी कभार छोटी मोटी बातचीत हो जाती होगी, लेकिन अब की दफ़ा उन्होंने ज़्यादा इसको सीरियस उठाना शुरू किया कि बैलिस्टिक मिसाइल को वो न्यूक्लियर वगैरह को बुनियाद कर उसमें ज़्यादा मुमालिक को साथ मिलाकर पाकिस्तान पर सैंक्शंस का वो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये यूरोपियन यूनियन जो हमें वो कंसेशन देती है वो है $1 अरब की जो उन्हें G+ स्टेटस दिया, जिसके तहत पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है स्पेशली जो हमारी टेक्सटाइल जो है $1 बिलियन के करीब इन पे ड्यूटीज़ इनको माफ़ हैं, जो दीगर इस वक्त इंडिया या दीगर खिते के ममालिक के पास नहीं है, पाकिस्तान को उन्होंने दी हुई हैं। तो वो अगर विड्रॉ करते हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के नाम पर, मिलिट्री ट्रायल के नाम पर, फेयर ट्रायल नहीं हो रहे, लोगों को समरी ट्रायल किए जा रहे हैं, तो वो भी एक ख़तरा हो सकता है। फिर अमेरिकन जो है अगर वो ज़्यादा पाकिस्तान को टाइट करना चाहते हैं ट्रम्प एंड कंपनी, तो फिर IMF जो है दोनों दफ़ा IMF जो है जब पहली दफ़ा हुआ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, PDM हुकूमत में, उस वक्त जनरल बाजवा ने शुक्रिया अदा किया था अमेरिकन का, उन्होंने IMF आपको क्लियर करवा के दी थी, जो इमरान खान साहब तोड़ के गए थे, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़्यादती जो खान साहब ने की थी। वो जनवरी फरवरी में अपनी हुकूमत ये ख़त्म होने से 2 महीने पहले जो उन्होंने IMF की डील को जानबूझ के तोड़ा था, जिसको शेख रशीद कहते थे, बरूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, वो जुल्म था, ज़्यादती थी। आप अपने मुल्क के साथ लोगों से ये काम नहीं करते, अब माज इस वजह से कि आपको हुकूमत से निकाला जा रहा है, गला निकाला जा रहा होगा, लेकिन 25 करोड़ लोग हैं जिसमें आपके 2-2.5 करोड़ आपके भी वोटर शामिल हैं, उनको सजा देना कि डॉलर वहाँ से आपका निकला और 155-60 से वो 300 तक चला गया और अभी 278-70 को जो भी खड़ा हुआ है, तो उसमें उसका वो डील को ख़राब करने का बड़ा एक अहम रोल था जो खान साहब ने की थी। उन्हें पता था ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकलेंगी और इनके मुश्किल पैदा होंगी। मैं समझता हूँ उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपकी सिंसेरिटी मुल्क रियासत के साथ लोगों के साथ होती, चंद इंडिविजुअल गलत कर रहे हो, चंद इंडिविजुअल को सजा देने के लिए यू डोंट पनिश 25 करोड़ पीपल जिसकी पूरे मुल्क ने कीमत दी और हम देते रहेंगे। इसमें खान साहब का सबसे बड़ा कसूर है जो उन्होंने की थी। वो उस वक्त अमेरिकन दोबारा डील आपको करवा के दी, बट दैट वाज टू लेट। आपकी दफ़ा फिर अमेरिकन ने करवा के दिया और शहबाज शरीफ साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया। तो वो एक IMF का प्रेशर है। फिर आपकी वहाँ पे वो जाती है टेक्सटाइल $8-10 अरब की हमारी वो ये उस मार्केट में, ये अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पे जाती हैं, वो उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस का वो कर सकते हैं, जैसे चाइना से इम्पोर्ट करना चाहते हैं ट्रम्प साहब, वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्लस रेमिटेंसेज हमारे वहाँ से आते हैं उसमें बड़ी तादाद में। सो अमेरिकन तो ये देख सकते हैं चीज़ें। फिर FTF है, अगर इधर जाएँ यूरोप में जाएँ तो FTF हमारे लिए मसला है। वहाँ पे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, वो बैठ के आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, आपको दोबारा ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के नाम से। ऐसे UK जो है वो शरीफ फैमिली के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हटते हुए लगता है कि फ़ौज ने इन चीज़ों पर कंसिड्रेशन की होगी, या उनके जहन में ये होगा कि अमेरिकन को हम समझा सकते हैं कि जैसे आपने 6 जनवरी 2020 के जब ट्रम्प के हामी ने हमला किया था कैपिटल हिल पे, तो उस पर भी सज़ाएं दी गई थी। एक तो उनका मेरा ख्याल सरगना था, उसको 18 से शायद 20 साल सज़ा दी गई थी। तो आप लोगों ने भी वो कह सकते हैं सज़ाएं दी, आप लोगों ने भी टॉलरेट नहीं किया। ठीक है, आपने सिविलियन कोर्ट्स के जरिए दी, हमने उनको मिलिट्री ट्रायल किया क्योंकि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए थे। आपके मिलिट्री पे होते अटैक्स तो आप भी शायद मिलिट्री करते, सो वहाँ पर शायद आप उनको ये जवाब देना चाहिए। UK को कहेंगे जनाब अभी आपके यहाँ राइट्स हुए थे, वहाँ पे उस पर रेशियल बुनियादों पे बहुत सारे लोग निकले और बहुत सारी आग लगाई गई मस्जिदों को, दीगर इसको इश्यूज़ को, आपने 1500 लोगों को पकड़ा हुआ है। 2011 के ये राइट्स हुए तो उस वक्त भी आपने वो किया था, लोगों को सजाएं दी थी और रातों रात दी गई थी। कैमरे वो CCTV कैमरों पे जज शबान बैठे और उन्होंने को लंबी चौड़ी किए बगैर सजाएं दी गई थी। तो आप लोग भी सजाएं देते हैं जब राइट्स होते हैं। फ़र्क वो ये कह रहे हैं कि सिंपल ऐसे UK इसमें देखें यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये मसले राइट विंग वर्सेस इमिग्रेंट्स के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं कि आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो फ़र्क है वो कहते हैं जी हम इनको सिविलियन कोर्ट्स के जरिए ट्रायल करते हैं, प्रोसिक्यूशन, फौजी ट्रायल नहीं करते। तो ये फ़र्क है। वो कहते हैं फौजी ट्रायल समरी ट्रायल होते, ओपन नहीं होते, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब राइट टू डिफेंड बड़ा उसमें कम होता है। लिहाजा वो समझते हैं कि ये सारे ये हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन कोर्ट्स की नहीं है, इन सियासतदानों की नहीं है, जो उनको सजाएं दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं दे रही। सो उसमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। उनकी वही अपील है कि जनाब कि हम क्या करें, हमारे पर अटैक्स हुए हैं सारा। बहरहाल एनीवे दैट्स अ वेरी टफ जॉब। अब ये शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है ये कैसे दुनिया को कायल करेंगे। और अभी जैसे मैंने कहा ये मैसेज अमेरिकन को फिर भेजा गया, इमरान खान साहब को फिर भेजा गया है कि जनाब के आपकी सपोर्ट अमेरिकन करें, UK करे, EU करे, कोई भी करे, हम तो सजाएं देंगे। सो मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर कि लड़ाई जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है। अब इसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, नतायज होंगे, दैट्स वेरी एक डिफरेंट स्टोरी। इस पर फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की सबसे बड़ी वरी ये होगी
کہ وہ ان 3 ملکوں کو جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کو کیسے ہینڈل کریں، ان کو کیسے کنونس کریں، اور نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہوگا، اس پہ پھر کسی تفصیل سے بات کریں گے.